मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले आपको पाकिस्तान की वो 3 ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे जिससे वहां पैनिक बटन दब गया है और आसिम मुनीर की सत्ता का फ्यूज उड़ गया है। पहली खबर सिंध से, जो जल रहा है, सड़कें आवाम के आक्रोश से धधक रही हैं, वजह देखिएगा। फिर एक बड़ा सवाल, आखिर शहबाज और आसिम मुनीर इमरान खान को पागल साबित करने पर क्यों तुले हैं? मुनीर आर्मी की तरफ से बयानों की सीरीज लॉन्च हो चुकी है कि इमरान खान जेल में पागल हो गए हैं। इसके जवाब में पीटीआई ने भी दंगल शुरू कर दिया है। इसके बाद संसद का तापमान महसूस कीजिएगा, जहां आज वंदे मातरम वाले शोले भड़के हैं। 10 घंटे की बहस चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कुछ शब्दों की तीव्रता कांग्रेस को बहुत चुभी है। पीएम ने पंडित नेहरू, जिन्ना और मुस्लिम लीग के नाम पर कौन से जुबानी तीर चलाए और प्रियंका गांधी ने इसका जवाब कैसे दिया, ये भी दिखाएंगे। फिर इंडिगो क्राइसिस वाली कुंजी खोलेंगे जिसमें कुछ नंबर्स हैं, जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचेंगे क्या ये सारा संकट सिर्फ एक संयोग था या सोचा समझा प्रयोग था। हालांकि आज सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि इंडिगो को कीमत तो चुकानी होगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एसआईआर के साथ अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने यूपी के लोगों के लिए एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें लोगों से घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बाहर करने पर सहयोग मांगा गया है। एक बड़ी खबर गोवा नाइट क्लब के अग्निकांड पर है। क्लब के मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था वो 6 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए हैं। सीएम ने पूरी जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और बड़ी चोट हुई है। खतरनाक नक्सली रामधेर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हिडमा के बाद बस्तर इलाके में रामधेर का दबदबा था। उसके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम भी था। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां आसिम मुनीर को शॉक देने वाली ब्रेकिंग न्यूज लगातार आ रही है। जब से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सत्ता पर संवैधानिक कब्जा किया है, वहां हालात बिगड़ रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बगावत वाला ज्वालामुखी है, जो कभी भी फट सकता है, जो कभी कभी पाकिस्तान में बर्बादी की आंधी ला सकता है। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी 3 खबरों से, जिसकी चर्चा आज की तारीख में हर जगह हो रही है। पाकिस्तान की सेना ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पागल बताया है। आपको याद होगा, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में इमरान वाला आक्रामक एपिसोड चल रहा है, जिसमें सत्ता विरोधी शोले हैं। इसी पीटीआई के कड़े तेवर और इमरान समर्थकों के हाई जोश से मुनीर आर्मी इस कदर घबरा चुकी है कि जेल में बंद इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार बता रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के आतंक चरित्र को बयां करने वाली है, जिसके सबूत भी हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, कैसे आतंकियों को काबिल बताया जा रहा है, कैसे हाफिज और मसूद को नायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज सिंध से आई है, जो आक्रोश की आग में जल रहा है, जहां पाकिस्तान की जनता ने शहबाज की पुलिस और मुनीर की सेना के लिए सीधी चुनौती पेश की है। सत्ता में आपको ये सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। शुरुआत सिंध से करते हैं, जहां अलग देश की मांग को लेकर एक बार फिर बगावत वाले शोले भड़क गए हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में तब से बवाल मचा हुआ है। ये बवाल सिंध समाज की संस्कृति के सम्मान में निकाली गई रैली के दौरान हुआ। ये पाकिस्तान के सिंधी समुदाय की वो संस्कृति है जिसे दशकों से पाकिस्तानी फौज अपने बूटों से कुचलने का काम कर रही है। हर साल दिसंबर के पहले रविवार को ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें सिंध प्रांत की राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और सिविल सोसाइटी मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन इस बार अलग सिंधु देश की मांग पर कराची में कोहराम मच गया। सिंध की आजादी को लेकर नारेबाजी होने लगी। इस पूरे बवाल की शुरुआत भी पाकिस्तान की तानाशाही से ही हुई। सिंध के लोग जब शांति से रैली निकाल रहे थे तो उनकी रैली को आतंकी परेड कहा गया। पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़पें होने लगी। कराची में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई, पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहां तक कि फायरिंग करके डराया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती कर दी गई। पूरे सिंध में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने इस बीच कुल 45 लोगों को हिरासत में लिया। जिन लोगों को पकड़ा गया उन पर कई धाराओं के साथ एक धारा आतंक विरोधी कानून से जुड़ी हुई भी लगाई गई, जो कि सबसे ज्यादा गंभीर है। सिंध समाज के लोगों का कहना है कि उनके साथ आतंकी जैसा सुलूक किया गया।
आतंकवाद के नाम पर उनका दमन हुआ। यही वजह है कि सिंध की सड़कों पर एक तरफ से स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया है, अलग सिंधु देश की मांग होने लगी। सिंधु देश जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सिंधु देश हक है हमारा, जो सिंध को लूटेगा मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरह के नारे भी लगाए गए। इस पूरी घटना के बाद सवाल यह है कि क्या मुनीर सिंध समाज की रैली को आतंकी रैली बताकर मानवाधिकारों के उल्लंघन की खुली छूट चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कराची से कर दी है। मुनीर असल में अब पाकिस्तान के लिए ही सुपारी किलर बनते जा रहे हैं। वो बंदूकों के दम पर हर प्रांत को शांत कराना चाहते हैं, लेकिन मुनीर की इस बंदूक वाली तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान के हर एक प्रांत में आज़ादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। विद्रोही गुट भी इसके बाद सक्रिय होकर पाकिस्तानी सेना पर सिलसिलेवार तरीके से अटैक करने लगते हैं, फिर चाहे बात बलूचिस्तान की हो या खैबर पख्तूनख्वा की, जहां मुनीर की सेना हर रोज पिट रही है। पीओके में विद्रोह की आग शांत करने में भी मुनीर सेना के हाथ जल रहे हैं और अब सिंध की बगावत ने मुनीर के लिए एक नई चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुनीर आर्मी को तहरीक तालिबान से नई धमकी मिली है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में सेना को तबाह कर देने की चुनौती दी। पाकिस्तानी सेना को धमकाया गया है कि वो पश्तूनों का इलाका छोड़ दे, वरना कोई रहम नहीं करेंगे। टीटीपी लड़ाकों ने इस धमकी का वीडियो भी जारी किया है। धमकी देने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पर पाकिस्तानी फौज पर अटैक भी किए गए। बन्नू में टीटीपी ने क्वाड कॉप्टर ड्रोन से टारगेटेड अटैक किया। वहां मिरियान पुलिस स्टेशन को निशाने पर लिया गया। विस्फोट में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। टीटीपी ने ये हमले पाकिस्तान की फौज के फॉस्फोरस शेल से अटैक के जवाब में किया है। टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना पर यह आरोप लगाया है कि वो आम लोगों पर फॉस्फोरस शेल्स से हमले कर रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में फॉस्फोरस शेल्स के डिप्लॉयमेंट का दावा किया गया है। टीटीपी ने फॉस्फोरस शेल्स तैनाती का वीडियो भी जारी किया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ की जनता की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। इसे आप पाकिस्तान के अंदर चल रही दो घटनाओं से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहली घटना इमरान खान से जुड़ी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी जनता की ओर से चुने गए थे, जिनके लिए पाकिस्तान की गलियों में जन सैलाब आता था, मुनीर की सेना ने इमरान खान को पागल बताया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कैसे इमरान खान के परिवार और समर्थकों पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने अत्याचार किया है। अब इमरान खान को पागल घोषित करने वाला नया दांव चला है। दूसरी खबर पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाली है। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को आप समझिए। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री को बिना किसी आधार के पागल कहा जा रहा है, दूसरी तरफ लश्कर और जैश जैसे आतंकियों को लॉन्च पैड वाला इनाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी सत्ता जैश को काबिल साबित करने पर तुली हुई है। पाकिस्तान में इमरान को लेकर जो वहां की सेना ने कहा है वो सिर्फ दावों में नहीं है बल्कि आधिकारिक है। पाकिस्तान की आर्मी की मीडिया विंग के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने बातें कही हैं। कटाक्ष ये किया जा रहा है कि ये मुनीर के पीपीपी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पीपीपी का मतलब है पागल पूर्व प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सत्ताधीशों से आप इससे बेहतर उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। वहां नेताओं के खिलाफ सैन्य एक्शन का एक लंबा इतिहास भी रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को बीमार बताया। ये कहा कि इमरान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा है। इमरान की पार्टी पीटीआई आर्मी को बदनाम कर रही है। पीटीआई पाकिस्तान में सत्ता विरोधी नैरेटिव फैला रही है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर जेल में बंद इमरान खान से पाकिस्तान की सत्ता को परेशानी क्या है। आप पहले पाकिस्तान की सेना के शब्दों को सुनिए, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। मुनीर के गुप्त एजेंडा पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाले संवैधानिक बदलाव पर बातें हो रही हैं, बहस हो रही है, आपको आज ये भी सुनना चाहिए।
पाकिस्तान में अपने विरोधियों को कुचलना और भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देना ही आसिम मुनीर का काम है। सैन्य प्रमुख के तौर पर यही उनकी विशेषज्ञता है। सीडीएफ बनने के बाद तो उन्होंने आतंक के नए नए सेंटर खोलने शुरू कर दिए हैं। हमारे पास ये पक्की जानकारी है कि मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा खुद को नए सिरे से खड़ा कर रहा है। पीओके के रावलकोट में आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। लॉन्च पैड और टेरर शेल्टर के निर्माण की तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। खुद लश्कर के एक आतंकी ने पीओके में मरकज बनाने की बात को कबूल किया है। इस इमारत का नाम अल अक्सा मरकज बताया जा रहा है। लश्कर दुनिया से सच छिपाने के लिए इसे एक मस्जिद बता रहा है। वीडियो में लश्कर आतंकी आमिर जिया शुरुआत में कहता है कि एक मस्जिद है, लेकिन बात करते करते वो गलती से इसे आतंकी ठिकाना भी कह बैठता है। मुनीर के टेरर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि अब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने एक दूसरे से आतंकी गठबंधन कर लिया है। अपडेट यह है कि जैश और लश्कर के आतंकवादियों की पाकिस्तान में बड़ी बैठक हुई है। ये संयुक्त बैठक जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में हुई है। वहीं बहावलपुर, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया था। सूत्रों से जानकारी है कि इसी बैठक में पीओके के रास्ते भारत में नए सिरे से घुसपैठ की प्लानिंग बनाई गई है। भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की रणनीति बनी है। रुक करते हैं अगली खबर का। बाबरी, गीता और कुरान से बंगाल का सियासी तापमान ज्यादा है, लेकिन आज एक ऐसा शब्द भी है जिसके नाम पर संसद में राजनीतिक शोले उठे हैं। ये शब्द है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत वैसे तो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने की, लेकिन असली चिंगारियां तब निकली जब पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने वंदे मातरम के जरिए कांग्रेस पर जो जुबानी तीर चलाए वो उसे बहुत चुभे हैं। हमने पीएम मोदी के इस भाषण को भी डिकोड किया है। उनके शब्दों की फ्रीक्वेंसी को आप भी नोट कीजिएगा। करीब 1 घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने 121 बार वंदे मातरम का जिक्र किया, 13 बार कांग्रेस का नाम लिया, 7 बार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया, जबकि 3 बार पाकिस्तान के पूर्व पीएम जिन्ना का जिक्र किया गया। इसके अलावा पीएम के संबोधन में 6 बार महात्मा गांधी का नाम आया, 5 बार मुस्लिम लीग का नाम लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार कटाक्ष किया, जबकि 3 बार संविधान का जिक्र किया। सबसे पहले हम आपको पीएम के वंदे मातरम वाले शोलों पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर प्रियंका गांधी का जवाब भी आपको दिखाएंगे। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया।
पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष की ओर से जवाब देने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने उठाई। उन्होंने एक सवाल पूछा, ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, लोगों के दिल में बसा, तो इस पर अब बहस क्यों? उन्होंने इसमें बंगाल इलेक्शन वाला कनेक्शन भी बताया। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं था और 151वीं वर्षगांठ का उत्सव इस गीत को सम्मान दिलाने का संकल्प है। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय कि इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। यह जो विभाजन की बीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के विभाजन के समय बोया था जिन्ना की तुष्टीकरण के लिए, और आगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण वही बीज बड़े होकर भारतवर्ष के विभाजन का कारण बना। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम वाली बहस में कांग्रेस पर कुछ कटाक्ष किए। बताया कैसे वंदे मातरम गीत के टुकड़े टुकड़े किए गए, इसीलिए आज उन तथ्यों पर भी कुंजी जरूरी है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और 1875 में इसे पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम का गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया, जो अंग्रेजों के दिल में डर पैदा कर रहा था। तभी कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम के विरोध में अपने सुर छेड़े। 1937 में वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम टकराव रोकने के लिए पंडित नेहरू की अगुवाई में एक समिति बनाई गई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। तब अबुल कलाम आज़ाद ने इस गीत को पढ़ा और बताया इसके शुरुआती दो पद इस्लाम विरोधी नहीं हैं, क्योंकि उनमें मातृभूमि की बात है, लेकिन दो पदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। फिर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि केवल गीत के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। आज इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र पीएम ने किया और ये कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत की आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया और इसी विभाजन से देश के विभाजन के बीज भी बोए गए। और इंडिगो क्राइसिस वाला जरूरी अपडेट भी आपको देते हैं। इस अपडेट में कुछ सवाल हैं जो इंडिगो एयरलाइन की नीयत से टकरा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अभी भी अव्यवस्था के रनवे पर खड़ी है। आज भी यात्रियों के लिए आफतकाल जारी है और तमाम दावों के बाद भी 500 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं। लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ एयरपोर्ट और सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि संसद तक पहुंच गया है, जहां सरकार का मैसेज क्लियर है, इंडिगो पर एक्शन होगा और ऐसा होगा जो दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा।
इस बीच दावा है कि इंडिगो की बहानेबाजी की उड़ान जारी है। अब उसने कहा है कि नई FDTL व्यवस्था लागू होने से क्रू प्लानिंग में बफर की कमी संकट का कारण बनी। हमारे पास पायलटों की कमी नहीं है, बस दूसरी एयरलाइन जितना बफर स्टाफ नहीं था। तो सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जब पूरा समय मिला था तो स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं की गई? इस बीच कुछ नंबर नोट कीजिएगा जो इंडिगो की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो के पास कुल 4,551 पायलट हैं, जिसमें 2,357 कैप्टन और 2,194 फर्स्ट ऑफिसर हैं। इस हिसाब से नए नियमों के अनुसार इंडिगो के पास सिर्फ 124 पायलट की कमी है, जिससे इंडिगो की अधिकतम 5 से 7% फ्लाइट्स प्रभावित होनी चाहिए थी। लेकिन अचानक 30 से 40% उड़ानें रोज रद्द होने लगी। इसीलिए प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या इंडिगो ने प्रेशर बनाने के लिए ऐसा जानबूझकर किया? इंडिगो वाला संकट संयोग था या प्रयोग था? कहीं इंडिगो का मकसद सिस्टम को घुटनों पर लाना तो नहीं था? इस इंडिगो क्राइसिस को समझने के लिए हमने कुछ पायलट से बात की। उन्होंने क्या बताया, गौर से सुनिएगा। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 4th और 5th को लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है? जी, ये इसी साल जून के महीने में एक FDTL का सर्कुलर आया था। हमारे जो वॉचडॉग है सिविल एविएशन की DGCA, उन्होंने एक सर्कुलर आया था FDTL से रिलेटेड। इस FDTL में क्या था, जो रेस्ट पीरियड है एक पायलट का, जब भी वो फ्लाई करता है तो उसे आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। ये लागू होते ही इंडिगो के पायलटों में शॉर्टेज आ गई, वहाँ पे पायलट्सों की कमी आ गई। जिस रीज़न इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन इंडिगो ने किया था वो कैलकुलेशन हो नहीं पाया। अगर हमने उस FDTL का पालन नहीं किया तो हमारे लाइसेंस पे बात आ जाएगी। इसीलिए हर एक पायलट अपना FDTL का ध्यान खुद रखता है और वो FDTL से ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता है एज पर DGC। पहले कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुए, फिर ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुए और इसकी वजह से एक रिपल क्रिएट हो गया, जिसके बाद हर एक फ्लाइट, जैसे लेट सपोज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद है, तो जो फ्लाइट को दिल्ली आने में डिले हुआ, उस सेम फ्लाइट को मुंबई भी जाना था, फिर उसमें डिले हुआ। फिर ऐसे होते होते वो डिले का आवाज़ बढ़ता गया और जो हैदराबाद वाला जगह था वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो जिसे जिस टाइम पे वहाँ पे एयरक्राफ्ट को पहुँचना था वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया और उसकी वजह से ये रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ। रिपल इफेक्ट बोल सकते हैं, इसको डोमिनो इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपके सामने एक छोटा सैंपल मौजूद है, अगर मैं दिखाना चाहूँगा सर। बिल्कुल, ज़रूर। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप रिपल इफेक्ट को दिखा सकते हैं। तो जैसे कुछ न्यू अगर हम इसका हटा दें तो ये पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, ये पूरा का पूरा। तो इसी तरह से हमारा पूरा जो इंडिगो का सेटअप है ये सारा का सारा इसी तरह से ध्वस्त हो गया। जिस हिसाब से एविएशन सेक्टर देख रहा है और अगर इंडिगो ने भी जो अपनी एक्सटेंशन मांगी है और उनको मिल भी गई है, ज़्यादा समय तो ठीक होने में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना स्टाफ इंडिगो के पास है, जितना स्टेक होल्ड है, उतना किसी और के पास है नहीं इस वक्त पे। और जैसा इंडिगो ने खुद मिनिस्ट्री को बताया है और मिनिस्ट्री ने भी ये बात एक्सेप्ट किया है कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन या मिसकैलकुलेशन इंडिगो की तरफ से हुई है, ये बात इंडिगो ने भी एक्सेप्ट किया है। तो हाँ, ये समझ सकते हैं कि हाँ, मे बी थोड़ा बहुत मिसजजमेंट कह सकते हैं उसको। इस क्राइसिस के पीछे इंडिगो चाहे जो भी वजह बताए, लेकिन सरकार इंडिगो के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। DGCA की तरफ से इंडिगो के CEO और COO को कल सुबह 11 बजे तलब किया गया है। खबर यह भी है कि इंडिगो को दिए अतिरिक्त रूट्स को DGCA की तरफ से कम किया जा सकता है। इंडिगो ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। इसके अध्ययन के बाद इंडिगो पर एक्शन का फैसला हो सकता है, जिसका इशारा नागरिक उड्डयन मंत्री ने आज संसद में दिया भी। क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMSS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। From the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. We are talking about December 3rd, after 1 month. So there was 1 full month of operations in the new FDTL also. There have been a lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है, फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं,
तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। ये सब हुआ है एक घोटाले के कारण, और वो घोटाला है सिविल एविएशन का, जिसमें इंडिगो को 64% की मोनोपोली दे दी गई और नतीजे के तौर पर ना उनके पास पर्याप्त पायलट, ना क्रू, और उसके बाद भी उन्हें रूट्स दे दिए गए। तो ये सीधे भ्रष्टाचार है। आज एमएलए आए, कल सीएम साहब का प्राइवेट जेट 2-3 बार इस्तेमाल किया गया, डीसीएम दोनों प्राइवेट जेट से आए, उन्होंने भी 2-3 बार किया। तो ये सारी जो इनके जो विधायक है वो प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, किस पे बिल लग रहा है? क्या ये बिल सरकार भर रही है, यानी आप और मैं टैक्स पेयर भर रहे हैं, कि ये खुद के हिस्से से भर रहे हैं? सत्ता में अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसका एपिसेंटर तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन सियासत के कॉरिडोर से सोशल मीडिया के ट्रेंड तक इसकी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में जमीन पर बड़ी संख्या में नोट बिखरे हैं। पास में 7 से 8 लोग बैठे हैं जो इन नोटों की गिनती का काम कर रहे हैं। पीछे 2 से 3 बक्से भी दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि इन बक्सों में भी नोटों की गड्डियां हैं और ये दावा करने वाले हैं टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को न्यू बाबरी के नाम पर अपने सियासी सपनों की नींव रखी है। कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। दावा है कि जो नोट जमीन पर बिखरे दिखाई दे रहे हैं, असल में वो न्यू बाबरी मस्जिद के लिए आया चंदा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि मस्जिद के लिए कुल 11 पेटी चंदा मिला है। ये नोट इतने ज्यादा थे कि इसे गिनने के लिए 30 लोगों को लगाना पड़ा। नोट गिनने की मशीनें तक मंगवानी पड़ी। हुमायूं कबीर के अनुसार अब तक 22 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है और ये अब भी जारी है। इसके अलावा 93 लाख रुपए ऑनलाइन मिले हैं। कुल कितनी राशि जमा हुई है, ये नोटों की गिनती खत्म होने के बाद ही बताया जाएगा। हुमायूं कबीर के अनुसार वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों की गिनती की जा रही है और लाइव नोटों की काउंटिंग वाले इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, धर्म प्रेमी लोगों का दान अल्लाह कबूल करे। लाइव स्ट्रीमिंग में फाउंडेशन के पदाधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक होगी। हालांकि मस्जिद के बाबरी नाम पर सियासी कलेश की इमारतें खड़ी हो गई हैं। बीजेपी कह रही है कि ये ममता बनर्जी का गुप्त एजेंडा है और मस्जिद समर्थकों का सवाल है कि बाबरी नाम संविधान के खिलाफ नहीं तो इसे रखने में दिक्कत क्या है। बाबर एक आक्रांता था और आक्रांता ही रहेगा। अब जितने चाहे उनके नाम से मस्जिद बना दे, हॉस्पिटल बना दे, तो कोई किसी काम का नहीं का। तो हम क्यों नाम दे उसका? कोई ऐसे नाम जिसे कंस नाम कोई देता है हमारे बंगालियों में या बाकी लोगों में? कंस का नाम तो कोई नहीं देता। रावण किसी का नाम रखता है? ज्यादातर लोग रावण का नाम नहीं रखते। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। संभव है जी, जो बाबर युग का समापन 6 दिसंबर 1992 को हो गया और रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, और ऐसा युग अब भारत की धरती पर हजारों साल कभी सोच भी नहीं सकते। बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। वैसे आज बंगाल में बाबरी के नाम से बनाई जा रही मस्जिद के लिए चंदे के वीडियो वायरल हैं, तो लोगों के मन में और सोशल मीडिया पर एक सवाल ट्रेंड कर रहा है। आखिर उस मस्जिद का क्या स्टेटस है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या में 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी? आज इस प्रश्न का उत्तर सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि भले ही हुमायूं कबीर बंगाल की बाबरी के लिए भर भर कर नोट आने और फंड आने का दावा कर रहे हों, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद आज भी फंड के लिए तरस रही है।
मस्जिद निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद, वजूखाने और दूसरी चीज़ों पर करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आना है, लेकिन 6 साल बाद भी अब तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। यानी अयोध्या के जिस धन्नीपुर में मस्जिद का काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, वहां अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासी वोट बैंक का शिलान्यास भी कर दिया गया है और चंदा जमा होने के भी दावे किए जा रहे हैं।